Okay, Assalamu alaikum. So on the request of the PG scholar student, I would like to make this video of fever and covering all the point like predisposition and causation, modifying factors क्या क्या होते हैं, pathogenesis क्या होती है, classification क्या होता है, case taking, examination, investigation and approach and many more things in this topic. So first of all, we have to discuss the point about predisposition. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीडिस्पोजिशन? आज ये ऐसी स्टेट या जिसमें एक इंडिविजुअल ससेप्टेबल, उसकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़, कंडीशन और रिएक्शन की वजह से। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो फीवर को बढ़ाती है, उसकी प्रीडिस्पोजिशन चीज़ है जो उसकी ससेप्टेबिलिटी इंडिविजुअल की बढ़ाती है। सो इट इंक्लूड्स मैनी पॉइंट लाइक इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, मेडिकेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। जैसे इन्फेक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, फंगल, पैरासाइटिक होता है, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, फ़ीवर आप देखोगे कि इन्फेक्शंस में बढ़ जाते हैं। अगर किसी को खांसी सर्दी होती है, 5 दिन से ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी को वायरल होता है। देखते हैं आप इन्फ्लुएंज़ा, कोविड कितना हुआ था, जिसकी वजह से कितना फ़ीवर आपको डोलो लेना पड़ी थी। तो ये वायरल, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे लोगों को, उसके अंदर भी जो है फ़ीवर बढ़ जाता है। किसी को पैरासाइटिक होता है कि किसी को वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो फ़ीवर है वो बढ़ जाता है। देन कमिंग टू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी ऐसा होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। आपको पता है र्यूमेटिक फ़ीवर जो होता है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। एलर्जीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं, एंजियोडीमाज होता है, तो उसमें भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी आपका फ़ीवर बढ़ जाता है। आप बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस लाइक आप लेते हो एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टेम्स या सल्फोनामाइड्स लेते हो, तो ये एंटीबायोटिक्स लेते हो तो उससे भी इंड्यूस हो जाता है। और एंटी सीजर मेडिकेशन लेते हो, फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपाइन, तो इसकी वजह से होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होता है एनएसएड से भी हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन से क्वानिन, प्रोसिनामाइड, ये सारी चीज़ें आपका जो है मेडिकेशन से भी होता है। और फीवर का एक बहुत कॉमन कॉज जो आजकल चल रहा है, आपको पता है गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी यानी कि हीट एक्सपोजर, क्लाइमेट चेंज जब होता है, आपको बहुत तेज़ धूप होती है, हीट स्ट्रोक तो बोलते हैं ना कि लू लग गई, तो वही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएगा। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन किसी को होती है कि बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम उनका होता है, क्रोनिक डिसीज़ चल रही होती हैं। तो आपको पता है कि इन सारी चीज़ों में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में देखा है आपको, क्रोनिक डिसीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ में बंदा बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको फ़ीवर आ जाता है। ये सारे फैक्टर्स के प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं जो कि फ़ीवर को जो है जो ससेप्टेबल, जो इंडिविजुअल इज़ ससेप्टेबल टू फीवर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या होते हैं। आपको पता है एज जैसे बढ़ती जाती है वैसे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी सामने आती जाती हैं, तो ओल्ड पर्सन में ज़्यादा चीज़ें सामने आती है। उसी तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट होते हैं, तो उनके अंदर भी जो है एक जो है फैक्टर है ये। और क्रोनिक डिसीज़ अगर किसी को चल रही है, किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है, HIV एड्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ीवर जो है उसको चांसेस मिल जाते हैं कि वो जो बॉडी में फिर रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद आता है मेडिकेशंस होती हैं कुछ। फिर उसके मेडिकेशंस में जैसे बताया कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं और एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं वो भी आपको जो है इन्फ्लुएंस करती हैं फीवर को। तो क्योंकि जैसे आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ड्रग्स लेते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को क्योंकि कभी क्या होता है, रिएक्शन होता है, किसी को एलर्जीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारे फिर क्या होता है कि आपका डिसीज़ कंडीशन जो है उनको चांस मिल जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक दैट मेडिकेशंस, बाय टेकिंग मेडिकेशन फीवर इज़ इन्फ्लुएंस। देन इन्वायरमेंटल कंडीशन में वही है कि आप जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, किसी को धूप में जाते हैं तो फीवर हो जाता है, किसी को सर्दी से भी जो ज़्यादा उसका क्लाइमेट, जैसे कि कोई बर्फीले इलाके में चला जाता है
अगर एक हॉट टेम्परामेंट से टेम्परेचर इलाके से अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड उसमें चले जाए तो उसको भी, तो ये चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। तो एज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, क्रोनिक डिसीज, मेडिकेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फीवर को। देन आता है आपके पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर। अब पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर मैकेनिज़्म ये है कि सबसे 3 इसके वो होते हैं, पायरोजेंस, हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स और थर्मोजेनेसिस। आपको पता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है, अगर आप, ऐसा होता है ना, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, अगर कभी भी समझ में नहीं आया कि फ़ीवर आया क्यों है, तो बस वो हाइपोथैलेमस जो है इसका सेट पॉइंट है। तो आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है हमारे टेम्परेचर के ऊपर भी इसका रोल रहता है, तो कील रोल रहता है। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से ये इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो जो ख़त्म हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें फ़ीवर आ जाता है। तो आप देखते हो बहुत सारे डिसीज़, मतलब बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको समझ में नहीं आता, उनकी कोई रिपोर्ट में कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं होती, उनको टाइफाइड नहीं होता, उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, उनको सेरिब्रल मलेरिया नहीं होता, डेंगू नहीं होता। तो जब सारी रिपोर्ट ही नेगेटिव आ रही है तो फिर इंसान इस तरफ जाता है कि उसका जो हाइपोथैलेमस है वो, उसका जो सेट पॉइंट है वो ख़राब हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से उसको बुखार आ जाता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि पायरोजेंस, आपने देखा होगा कि एक होता है एक्सोजेनस और एक होता है एंडोजेनस। एक्सोजेनस यानी कि बाहर, यानी कि बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वो अटैक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बुखार हो जाता है, या फिर हमारे अंदर जो साइटोकाइंस हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता है। देन थर्डली इज़ थर्मोजेनेसिस। आपको पता है कि ज़्यादा अगर हमें किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहें, या फिर हमारे अंदर जो भी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर हमने किसी मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या फिर ऐसी जगह चले गए, या फिर किसी वजह से हमने उस चीज़ का जो है बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ हीट प्रोडक्शन, और वो कंजर्व ही रही सो अगर कोई भी गिरता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है, एंडोजेनस फैक्टर में हमारे जो साइटोकाइंस हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, IL-1, IL-2, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGE2, ये सारी चीज़ें वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ें ना एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से ना इतना ख़तरनाक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, अल्टीमेटली लीड्स टू फीवर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर के अंदर टाइप्स होते हैं, इसके अंदर एक्यूट फीवर, क्रोनिक फीवर, रिकरेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर एंड रेमिनेंट फीवर। एक्यूट से समझ में आ रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, 7 to 10 डेज़ का पीरियड होगा, जबकि क्रोनिक फीवर होगा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन 2 to 3 वीक्स में चला जाएगा। रिकरेंट फीवर होता है एपिसोड्स ऑफ फीवर सेपरेटेड बाय एफेब्राइल पीरियड्स, इसके अंदर एपिसोड्स आएंगे। जबकि इंटरमिटेंट में क्या होगा कि फीवर स्पाइक होगा विथ नॉर्मल टेम्परेचर इन बिटवीन, नॉर्मल टेम्परेचर होगा फिर बढ़ेगा। फिर इंटरमिटेंट फीवर आपको बताइए कि किस में होता है ये, सो इट इज़ मलेरिया। मलेरिया के अंदर ये इंटरमिटेंट फीवर होता है, सेप्सिस के अंदर होता है, लिम्फोमा के अंदर होता है, और इसमें ट्यूबरक्लोसिस में भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से रेमिटेड फीवर होता है, उसके अंदर टाइफाइड के अंदर मिलता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर मिलता है, ब्रूसेलोसिस के अंदर मिलता है। तो ये होता है कि इसमें फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर होता है, मतलब फीवर डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल में नहीं आएगा, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहेगा, इंस्टेड फ्लक्चुएट होता रहेगा, नॉर्मल पे नहीं आएगा। दूसरी होगा कि परसिस्टेंट सिम्टम तो होंगे उसके, फटीग, हेडेक, तो ये रिमिटेंट फीवर का होता है। अगर हम इटियोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन करें तो वो होता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस में आपका पूरा बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, पैरासाइट आ जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस में आपका कोई इन्फ्लेमेटरी, ऑटो इम्यून डिसीज़ और न्यूप्लास्टिक या ड्रग इंड्यूस होता है। तो फिर हम इसकी केस टेकिंग कैसे कर सकते हैं? तो पहले आप हिस्ट्री लीजिए कि आप कब से बुखार आपका शुरू किया, उसकी चीफ कंप्लेन क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और आप कब से ये बुखार आया है, क्या ड्यूरेशन है, बढ़ता है कि घटता है, सुबह आता है कि शाम को आता है, और आपको कोई डिसीज़ थी, सारे उसकी हिस्ट्री लीजिए। फिर उसके सिम्टम देखिए कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव कोई चीज़ है, सिवियरिटी देखिए, उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स देखिए, मेडिकल हिस्ट्री देखिए, अगर उसको कोई प्रीवियस इलनेस है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, और कोई मेडिकेशन पे था ये, तो ये सारी एलर्जीज़ कोई तो नहीं थी, ये चीज़ें देखना है। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपको पता है पूरे वाइटल्स लेते हैं हम लोग, BP,
है ना, ये सारी पल्स वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी पता चल जाती हैं कि कोई इसको डिसीज़ कंडीशन तो नहीं थी। तो उसकी जनरल अपीयरेंस से भी समझ में आती है कि कोई कंडीशन है, इसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, इसको तो ऐसी कोई क्रोनिक डिसीज़ तो नहीं है। तो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आपको दिखती हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप पूरे सीबीसी वगैरह, अगर आपको कोई भी लग रहा है कि कोई ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका एक्सरे वगैरह, तो ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, स्टडीज़, सारे सीटी वगैरह, एमआरआई, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म कर देती हैं कि किस वजह से इसको ऐसा हुआ है। तो ये आपको एस्टेब्लिश करती है आपका डायग्नोसिस, आपको डेवलप करती है कि आप क्या ट्रीटमेंट प्लान करें और मॉनिटर करें प्रोग्रेस। तो एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव केस टेकिंग इनेबल इफेक्टिव पेशेंट केयर। तो एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया कि उसका क्या वाइटल साइन देखिए कि उसके कोई टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, तो हम फ़ौरन चेक करते हैं कि क्या है उसका जनरल अपीयरेंस देखिए कि उसका कॉन्शियस लेवल कैसा, हाइड्रेशन कैसे चल रहा है, न्यूट्रिशन कैसा है उसका, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना है उसका क्या आपको लगता है अगर कि करना चाहिए उसके चीफ कंप्लेंट्स, उसका पूरा जो है उसका पूरा देखकर, उसका जनरल अपीयरेंस देखकर, तो कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, एब्डोमिनल, न्यूरोलॉजिकल लगता है तो वो करिए। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आपको लगता है कि कोई सस्पेक्टेड डायग्नोसिस लगता है तो वो आप उसकी चीफ कंप्लेन की वजह से लगता है तो वो फोकस करिए। तो कुछ डिसीज़ में कुछ साइन होते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमें गाइड मिलती है कुछ डिसीज़ को मालूम करने के लिए कि फ़ीवर वगैरह क्यों आ रहा है, और ताकि हम डिसीज़ को फिर फ़ौरन ट्रीट करें। इस इन्वेस्टिगेशन जैसे बताया मैंने आपको पता ही कि जो बेसिक होती है, यानी कि आपको सीबीसी, ब्लड, यूरिन, स्टूल, अदर बॉडी फ्लूइड एनालिसिस करना रहता है, और इमेजिंग स्टडीज़, अगर आपको लगता है कोई ट्यूबरक्लोसिस का केस है तो उसको, अगर कोई प्लूरल इफ्यूजन में भी फ्लूड वगैरह होता है तो उसमें सीटी वगैरह से, एमआरआई वगैरह से दिखता है कोई, है ना। तो ऐसा अल्ट्रासाउंड से अगर कोई उसको लगता है कि हेपेटोमेगेली है, ये है, तो जॉन्डिस है, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो सारे अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, आपको लगता है कि उसको कोई हेमरेज है या फिर कोई ये चीज़ें, ईईजी करवाना, ईसीजी करवाना, अगर उसको कोई ईसोफेजियल वेरिसेस है तो, या फिर कोई ट्यूमर है तो एंडोस्कोपी, बायोप्सी ये करवाना रहता है। तो पर्पस ये रहता है कि आपको कंफर्म करे डायग्नोसिस, रूल आउट कंडीशंस देखिए क्या है, और मॉनिटर डिसीज़ प्रोग्रेशन कि ये डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही है, और गाइड ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। सो हाउ वी अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, यानी कि हिस्ट्री लीजिए, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड द अंडरलाइंग डिसीज़ एंड वाई दिस फीवर इज़ परसिस्टेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिए आप, लिस्ट पोटेंशियल कॉसेस का, नैरो डाउन रिफाइंड डायग्नोसिस बेस्ड ऑन फाइंडिंग, और कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए आप फाइनलाइज डायग्नोस करिए और डेवलप ट्रीटमेंट प्लान tailored to patients' need. So a systemic approach ensures comprehensive care and optimal outcome. Okay, so thanks for watching.